मित्रों नमस्कार। रिचर्ड टेम्पलर द्वारा इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक दौलत के नियम, जो कि डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, उसके हम अपने भाग 10 के अंतर्गत नियम नंबर 36 तक पीछे आपके सामने प्रस्तुत किए थे। आज उसी का भाग नंबर 11 के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत है नियम नंबर 37। मित्रों, मोटी हीडिंग है, पैसा उधार ना लें जब तक कि आपको सचमुच ही ज़रूरत ना हो। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं इसे दोहराना चाहूँगा। पैसा उधार ना लें जब तक कि आपको सचमुच ही ज़रूरत ना हो, और तब नहीं जब तक कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से उधार न ले रहे हों जो इसे बिना ब्याज के दे रहा हो, बिना शर्तों के दे रहा हो, आपका मकान गिरवी न रख रहा हो, दोस्ती टूटने की कोई आशंका ना हो। और तब तो यह स्वर्ग जितना सुंदर लगता है, लेकिन मुफ्त कर्ज या मुफ्त लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई पैसे उधार देता है तो वह इसे वापस पाना चाहेगा, ब्याज सहित। यह ब्याज ही हम में से ज़्यादातर लोगों को मार डालता है और हमें दौलतमंद बनने से रोकता है। इसे अंकुर फूटते ही ख़त्म कर देना चाहिए, और अगर उस काम के लिए ज़्यादा देर हो चुकी हो तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, चाहे जैसे हो। हमें इस ब्याज से मुक्ति पाना चाहिए। ब्याज आमतौर पर आर्थिक होता है, आमतौर पर यही लोगों को पंगु बना देता है। बहरहाल ब्याज भावनात्मक भी हो सकता है। अगर आप दोस्तों और परिवार वालों से उधार लेते हो तो यह कई तरह के झमेले खड़े कर सकता है, मामला बहुत उलझ सकता है। कुछ भी करने से पहले अपने कर्ज और लोन चुका दें। ब्याज से छुटकारा पाने का यही एकमात्र तरीका है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे उधार लेते हैं और मिलियनों डॉलर कमा लेते हैं। इसमें बुरा ही क्या है? हम सभी को कर्ज लेना पड़ता है कि नहीं? मेरा एक दोस्त है जिसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। उन सभी ने 500 पाउंड की पूंजी लगाई और 15 साल तक बिजनेस चलाने के बाद उसे 43 मिलियन पाउंड में बेच दिया, और उन्होंने एक पाई भी उधार नहीं ली थी। अच्छी बात यह थी कि उन्हें यह पैसा किसी के साथ बांटना नहीं पड़ा, और ऐसे समय में आप बांटना भी नहीं चाहते, भले ही आपके माता पिता ने आपको मिलजुल कर रहने की नसीहत दी हो। मेरे एक दोस्त ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भारी कर्ज लिया था। उसने वह बिजनेस 8 मिलियन पाउंड में बेच दिया, लेकिन वह सारी रकम कर्ज और ब्याज चुकाने में चली गई। उसके पास बहुत कम बचा, लेकिन उसने इस घटना से कोई सबक नहीं सीखा। उसने एक और बिजनेस शुरू किया जिसके लिए उसने एक बार फिर कर्ज लिया। हालांकि उसका कहना है कि उसने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उसने इस बार सिर्फ 3 मिलियन पाउंड का कर्ज लिया है। सलाहकार अक्सर कहते हैं कि बिजनेस शुरू करते समय अपने परिचितों से पैसे उधार लेना ठीक है, क्योंकि वे आपका साथ देने के इच्छुक होते हैं। लेकिन उपन्यासकार जिली कूपर का कहना है कि वे कहती हैं कि दोस्तों को पैसे उधार देने में हिचकती हैं, क्योंकि क्रिसमस पर किसी ऐसे दोस्त को गले लगाना बहुत मुश्किल होता है जिसे आपका 10,000 पाउंड का कर्ज लौटाना हो। मुझे तो इससे बहुत कम कर्ज वाले व्यक्ति को गले लगाने में बहुत मुश्किल आएगी। इन लोगों से कर्ज ना लें तो अच्छा है। अपने माता पिता से, बच्चों से, दूसरे लोगों के बच्चों से, दोस्तों से, प्रेमी प्रेमिका से, अजनबियों से, सूदखोरों से, सरकार से, बैंकों से, क्रेडिट कार्ड कंपनियों से, किसी भी तरह के देसी विदेशी निवेश बैंकरों से, और हाँ, मुझसे भी नहीं। मित्रों, नियम नंबर 37 पूरा हुआ। अब आते हैं नियम नंबर 38 में। इसकी मोटी हेडिंग है, कर्ज को एकजाई करने पर विचार करें। बेशक सबसे अच्छी सलाह तो यह है कि कर्ज लिया ही न जाए, लेकिन अगर समझदारी का यह गूढ़ सूत्र आपको समझ में देर से आया हो तो आपको कर्ज चुकाते समय उस पर कम से कम ब्याज देना चाहिए।
जाहिर है आप इसे जल्दी से जल्दी चुकाना चाहते होंगे। बहुत से कर्ज़ों को एकजाई या समेकित कंसोलिडेट करना आपके लिए सही हो सकता है। मेरी सलाह है कि आप 3 या 4 क्रेडिट कार्डों का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके साथ ही आप ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन और व्यक्तिगत कर्ज से भी मुक्ति पा लें। इन सब की जगह एक बड़ा लोन ले लें, क्रेडिट कार्डों को फाड़ डालें। इसके लिए आपको बहुत ही शक्तिशाली कैंची की ज़रूरत होगी, और यह बात वह आदमी लिख रहा है जो खुद कई क्रेडिट कार्ड फाड़ चुका है और ओवरड्राफ्ट का भुगतान कर दें। हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड की आसानी और उपयोगिता समझता हूँ, लेकिन अपने पुराने दोस्त यानी नकद को न भूलें। बहरहाल मैं यह चेतावनी देना चाहूँगा, अगर आप अपने सभी कर्ज एकजाई कर लेते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कहीं आपका अल्पकालीन कर्ज दीर्घकालीन कर्ज में न बदल जाए। आपको सारा कर्ज जल्द से जल्द पटा देना चाहिए। अगर आप अपने कर्ज को एकजाई करने का फैसला करते हैं तो कुछ उपयोगी सुझाव ये हैं। मेरे एक दोस्त ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों सहित अपने सभी कर्ज देने वालों को पत्र लिखा कि वह उन्हें कर्ज का 50% तत्काल देने को तैयार है, बशर्ते वे उसका पूरा कर्ज खत्म कर दें। आश्चर्यजनक बात यह थी कि सभी कर्जदाता तैयार हो गए। मेरे दोस्त ने एक बैंक लोन लेकर उन सभी का पैसा चुका दिया और खुद को दिवालिया घोषित करने से बच गया। इस तरह उसने अपने सारे कर्ज एकजाई कर लिए और उन्हें 50% कम भी कर लिया। बहुत ही बढ़िया। कभी भी लुभावने विज्ञापनों के जाल में न फंसें जो आपके कर्ज को एकजाई करने का प्रस्ताव रखते हों। ये विज्ञापन ऐसे लोगों के लिए होते हैं जिनके पास दिमाग कम, पैसा ज़्यादा होता है। किसी भी बड़े लोन को लेने से पहले पूरी छानबीन कर लें। अपने बैंक को सिर्फ इसलिए न चुनें क्योंकि वह आपका बैंक है। हो सकता है कि इसकी ब्याज दर सबसे कम ना हो। कभी अपने घर को गिरवी न रखें, किसी भी सूरत में नहीं, वरना किस्तें नहीं चुका पाने पर आपका घर छिन सकता है। क्या यह जोखिम लेना ठीक है? मुझे नहीं लगता। जल्दी भुगतान करने अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में छोटे शब्दों में लिखी इबारत पढ़ लें और यह सुनिश्चित करें कि कर्ज जल्दी चुकाने पर आपको दंडित नहीं किया जाएगा। अपने कर्जों को एकजाई करने के लिए सिर्फ एक ही लोन लें। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार सबक सीख लें और आगे बढ़ जाएं। जितनी जल्दी कर्ज उतार सकें उतार दें। अवधि जितनी लंबी होगी आपको उतना ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपको उधार लेना ही पड़े तो ऐसी संपत्ति पर लें जिसे आप दोबारा बेच सकें। मशीनी औजार, डिलीवरी वैन, और कोशिश करें कि आप उसकी रिसेल वैल्यू से ज़्यादा कर्ज ना लें। बिजनेस में साख पर खरीदना अलग बात है। जब जैक कोहन ने टोस्को शुरू किया तो उन्होंने अपनी दुकान का किराया 3 महीने बाद देने का सौदा किया। उन्होंने 3 महीने बाद माल का भुगतान किया, जबकि पहले दिन से काउंटर पर पैसे लेते रहे। 90 दिन पूरे होने तक वे कर्ज से ज़्यादा कमाई कर चुके थे। मित्रों, नियम नंबर 38 पूरा हुआ। अब आ जाइए नियम नंबर 39 में। मोटी हेडिंग है, योग्यता बढ़ाएं। यह आपको बार बार लाभ पहुंचाएगी। कहावत है, जो व्यक्ति वाद्य यंत्र बजाने वाले को पैसे देता है, धुन उसी की पसंद की बजती है। यह सच है, लेकिन बजाने वाला यह फैसला कर सकता है कि वह उस धुन को बजाने का कितना पैसा लेगा। अगर उसकी धुन की काफ़ी मांग हो, दुर्लभ हो, बजाने में खासी मुश्किल हो या किसी तरह से अनूठी हो, अपने लिए कोई अच्छा सा वाद्य यंत्र ले आएँ, अच्छी सी धुन चुन लें, असाधारण जनसंपर्क नीति बना लें, अनूठा बिक्री प्रस्ताव तैयार करें, खुद के लिए आकर्षक नाम खोज लें और दुनिया आपकी चौखट पर लाइन लगाकर खड़ी रहेगी और आपको मुँहमांगी कीमत भी देगी। जब कोई आप ऐसा काम कर सकें जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता हो या बहुत कम लोग कर सकते हो, तो आप अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। और मेरा यकीन करें, ज़रूरी नहीं है कि यह कोई ख़ास मुश्किल योग्यता हो। आपको तो बस ऐसी चीज़ खोजना है जिसे कोई दूसरा करना चाहता हो और बदले में पैसे देने को तैयार हो। वह व्यक्ति याद है जो बहुत ऊंची कीमत पर कारों पर सबसे अच्छी पॉलिश करता है। देखें नियम नंबर 7। आप ब्रेन सर्जन बनने का प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन उसमें 10 साल से ज़्यादा समय लग सकता है और योग्यता, समर्पण तथा स्थिर हाथों की ज़रूरत होती है।
उसे तो दरकिनार कर दें और इस बारे में सोचें कि आपके पास देने के लिए क्या है। आपकी योग्यताएं, दक्षताएं, शक्तियां और कमजोरियां क्या हैं। उन योग्यताओं की ज़रूरत किसे है, आप उनका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप उन ज़रूरतमंद लोगों को कैसे बता सकते हैं कि आप में ये योग्यताएं हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही है तो उसे पूरा करने के लिए आप कौन सी योग्यता सीख सकते हैं। इन अभ्यास में आपको यह कहने की इजाज़त नहीं है पता नहीं, पक्का नहीं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं। आपका क्या मतलब है। योग्यता, निपुणता, मैं छोड़िए भी। हम सबके पास कुछ न कुछ होता है जो हम कर सकते हैं या कर सकते थे, जिसके बारे में हमें महसूस होता है कि हम उससे किस्मत बना सकते थे बशर्ते हमें मौका मिलता। हम सभी के पास एक सपना होता है जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं, एक योजना जिस पर चलने की हम हिम्मत जुटा सकते हैं। शायद हम सभी को सही दिशा में लगने वाले धक्के या झटके की ज़रूरत होती है। शायद हमें उठाकर खड़ा करने वाली प्रेरणा की ज़रूरत होती है ताकि हम उठकर कुछ कर सकें। तो बात यही है, जाग जाएं, उठकर कुछ करें। जब आप कोई ऐसा काम कर सकें जिसे कोई दूसरा नहीं कर सकता हो तो आप अपनी कीमत खुद तय कर सकते हैं। मित्रों, अब नियम नंबर 39 पूरा होता है और हम आज भाग नंबर 11 भी यहीं पर पूरा करते हैं। आगे भाग नंबर 12 में नियम नंबर 40 की बात की जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स।